एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लेखपाल परीक्षा के लिए हम जो टॉपिक वाइज और फिजिक्स की और क्लास शुरू किए थे, उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं तरंग गति। इस टॉपिक से जुड़े जितने भी इम्पॉर्टेंट आपके MCQs बन सकते हैं, उन सभी को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, यह हमारा छठा टॉपिक है आपके फिजिक्स का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो टॉपिक है तरंग गति का, इससे जुड़े हुए कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जिनको आज के इस वीडियो में सम्मिलित किया गया है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पहला सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तरंग, यानी कि इसमें से आपकी कौन सी मैकेनिकल वेव है, आपसे पूछा गया है। तो इसमें से यांत्रिक तरंग आपकी कौन सी है? तो दिए गए ऑप्शंस में से आपकी यांत्रिक तरंग है कौन सी? तो ध्वनि तरंगे जो होती हैं आपकी यांत्रिक तरंगे होती हैं। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। ध्वनि तरंग जो है आपकी यांत्रिक तरंग है। और बाकी के जो आपके सामने तीन तरंगे दी गई हैं, रेडियो तरंगे, एक्सरे और प्रकाश तरंगे, ये तीनों आपकी कौन सी तरंग है? तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है। रेडियो वेव, एक्सरे और आपकी जो प्रकाश तरंगे हैं, ये सभी आपके किसका एग्जाम्पल है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग का एग्जाम्पल है। परंतु जो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे है, यह किसका एग्जाम्पल है? तो ध्वनि तरंग जो है आपका यांत्रिक तरंग का एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन डी आपका इस प्रश्न का बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण इसमें से कौन सा है? तो इसमें से अनुदैर्ध्य तरंग कौन सी है? तो ध्वनि तरंग जो है आपकी अनुदैर्ध्य तरंग का एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। जो ध्वनि तरंग आपकी है वह किसका एग्जाम्पल है? तो ध्वनि तरंग आपका अनुदैर्ध्य तरंग का एग्जाम्पल है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसे आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, देख लीजिए। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी के किस सतह से परावर्तित होती है, आपसे पूछा गया है। तो जो आपकी दीर्घ रेडियो तरंगे होती हैं, ये पृथ्वी के किस सतह से परावर्तित होती हैं? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। जो आपकी दीर्घ रेडियो तरंगे होती हैं, पृथ्वी की जो सतह होती है आयन मंडल, जिसको हम आयनोस्फेयर के नाम से जानते हैं, यहाँ से परावर्तित हो जाती हैं। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। आयन मंडल से दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की सतह, मतलब पृथ्वी पर दोबारा परावर्तित होकर आ जाती हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है, आयन मंडल। और कौन सी तरंग जो है शून्य में संचरण नहीं कर सकती, आपसे पूछा गया है। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो आपकी साउंड वेव्स होती हैं, जो आपकी ध्वनि तरंगे होती हैं, ध्वनि तरंगों को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? साउंड वेव्स कहते हैं। तो इनकी खास बात क्या होती है? तो साउंड वेव्स के संचरण के लिए, यानी कि इनके चलने के लिए, इनके संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता जरूर पड़ती है। ये निर्वात में या शून्य में गति नहीं कर सकती। तो आप इसे याद रखिएगा। जो आपकी ध्वनि तरंगे होती हैं, जो आपके साउंड वेव्स होती हैं, इनके चलने के लिए, इनके संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। जो आपकी ध्वनि तरंगे होती है निर्वात में संचरण नहीं कर सकती हैं, निर्वात में ये गति नहीं कर सकती। निर्वात यानी कि शून्य में जो है आपकी जो ध्वनि तरंगे होती हैं, ये गति नहीं कर सकती। तो फैक्ट आप याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ध्वनि तरंगे जो है निर्वात यानी कि शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे 100% सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, कॉस्मिक किरणों के संबंध में यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि इनसे जुड़ा कौन सा फैक्ट यहाँ पे सही है। तो कॉस्मिक किरणों के संबंध में जो कथन दिए गए हैं, उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो कॉस्मिक आपकी किरणें हैं, पहला कथन क्या दिया गया है? वे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। तो पहला कथन आपका यहाँ पे गलत दिया गया है। यहाँ पे जो कॉस्मिक किरणें होती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो पहला ही ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत दिया गया था। तो बाकी के आपके तीन ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाते हैं। आपकी जो कॉस्मिक तरंगे होती हैं, उनका तरंग दैर्ध्य बहुत छोटा होता है। इसके अलावा ये बहुत अधिक ऊर्जा आवेशित कणों से बनी होती हैं। और तीसरा जो कथन क्या है? ये सूर्य से उत्पन्न होती हैं। तो तीन लास्ट के जो आपके कथन यानी कि बी, सी और डी आपके सही दिए गए हैं। परंतु आपका जो पहला वाला ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय तरंगे वाला, यह गलत है, क्योंकि कॉस्मिक जो तरंगे होती हैं ये विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही नहीं दिया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, एक राडार जो शत्रु वायुयान की स्थिति का पता लगाता है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करता है? तो राडार में किसका उपयोग होता है? तो आप याद रखिएगा, राडार में जो है रेडियो तरंगों का इस्तेमाल होता है। आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। जो राडार होता है, रडार में जो है आपका रेडियो तरंगों का इस्तेमाल होता है। तो आप इसे याद रखिएगा। ऑप्शन जो आपका यहाँ पे बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा आपकी जो रेडियो तरंगे होती हैं, किसका एग्जाम्पल है? किस प्रकार के तरंगे हैं? तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। किस प्रकार की तरंगे होती हैं?
तो ये जो है आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एग्जाम्पल है आपकी जो है रेडियो तरंगे होती हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा आपकी जो रेडियो तरंगे होती हैं इनका जो इस्तेमाल है यह रडार टेक्निक में किया जाता है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। तथा आपकी जो दीर्घ रेडियो तरंगे होती हैं ये आयन मंडल से परावर्तित होकर वापस आ जाती हैं, इसी कारण से रेडियो तरंगे संचार के लिए उपयोगी होती हैं। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के तरंगों का प्रयोग जो है रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है, यानी कि रात में देखने के लिए जो उपकरण इस्तेमाल में लाए जाते हैं उनमें जो है किस प्रकार के तरंगों का इस्तेमाल होता है। तो रात्रि दृष्टि उपकरण में जो है आपकी इंफ्रारेड वेव्स जो होती हैं, यानी कि आपकी औरक जो तरंगे होती हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। औरक तरंगों का जो इस्तेमाल है आपका रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तथा आपकी जो औरक्त तरंगे हैं यह अभी किसका एग्जाम्पल है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का एग्जाम्पल है आपकी इंफ्रारेड वेव्स, यानी कि औरक्त तरंगे। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। मैं आपको एक बार इसे बता देता हूँ कि विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन कौन सी होती हैं, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन कौन सी होती हैं, तो इसमें से आपका रेडियो वेव्स हो गया, रेडियो वेव्स, इसके अलावा माइक्रोवेव्स आपको हो गई, माइक्रोवेव्स हो गई, इसके अलावा आपकी इंफ्रारेड वेव्स हो गई, यानी कि औरक तरंगे हो गई। इसके अलावा आपकी अल्ट्रा वायलेट जो रेज होती हैं, अल्ट्रा वायलेट जो किरणें होती हैं, अभी आपका विद्युत चुंबकीय तरंग का एग्जाम्पल है। इसके अलावा एक्सरे आपका हो गया, एक्सरे किरण हो गई। इसके अलावा आपका गामा रे, ये सभी आपकी विद्युत चुंबकीय तरंग का प्रकार है, एग्जाम्पल है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। आपसे एग्जाम में विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रकारों के बारे में पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है कि कौन कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। तो इसमें से प्रश्न का अगर हम राइट आंसर देखें तो रात्रि दृष्टि उपकरण में जो है आपका औरक्त तरंगों का इस्तेमाल होता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे कौन सी आपसे पूछा जा रहा है, तो दूर संचार में जो है आपका सूक्ष्म तरंगों का इस्तेमाल होता है। तो आप इसे याद रखिएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही है। माइक्रोवेव्स यानी कि सूक्ष्म तरंगों का इस्तेमाल आपका होता है दूर संचार में। तो आप इसे याद रखिएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या सही है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो है सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आप हमारा है, सीटी स्कैन कराने में प्रयोग लाई जाती है कौन सी तरंग, आपसे पूछा गया है। तो सीटी स्कैन में किसका उपयोग हम करते हैं, तो सीटी स्कैन में जो है एक्स किरणों का इस्तेमाल होता है। आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, सीटी स्कैन में एक्स किरणों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। एक्स रेज यानी कि एक्स किरणों का जो इस्तेमाल है आपका सीटी स्कैन में होता है। तथा सीटी स्कैन का पूरा नाम क्या होता है, तो इसको हम कहते हैं कंप्यूटेड टोमोग्राफी। इसका पूरा नाम आप याद कर लीजिएगा, कंप्यूटेड टोमोग्राफी इसका पूरा नाम होता है आपका किसका, तो सीटी स्कैन का। तो आप याद कर लीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आंतों के रोगों के निदान में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, आपसे पूछा गया है। तो अगेन एक्स किरणों का, एक्स रेज का जो इस्तेमाल है आपका आंतों के रोगों के निदान में किया जाता है। तो ऑप्शन आपका जो ए है यहाँ पे बिल्कुल सही है। एक्स रेज का जो इस्तेमाल है आपका आंतों के रोगों के निदान में किया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आप हमारा है, एक्स किरणों की खोज किसके द्वारा की गई थी, आपसे पूछा गया है। तो एक्स किरणों की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। एक्स किरणों की खोज जो है विल्हेम रोएंटजेन के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। विल्हेम, इसका पूरा नाम क्या है, तो विल्हेम, पहले इसके नाम में आता है विल्हेम रोएंटजेन के द्वारा जो है आपका एक्स किरणों का आविष्कार किया गया था। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कॉस्मिक किरणों की खोज किसके द्वारा की गई थी, आपसे पूछा गया है। तो कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी, तो आप याद रखिएगा जो कॉस्मिक किरणें थी इनका जो खोज है किसके द्वारा किया गया था। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, विक्टर हेस, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। विक्टर हेस के द्वारा जो है कॉस्मिक किरणों का जो है आविष्कार यानी कि खोज किया गया था। तो विक्टर हेस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आप हमारा है, रडार का आविष्कारक आपसे पूछा गया था कौन था। तो रडार का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो रडार का आविष्कार किया गया था रॉबर्ट वॉटसन के द्वारा। किसके द्वारा, तो रॉबर्ट वॉटसन के द्वारा जो है आपका रडार का आविष्कार किया गया था। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, रॉबर्ट वॉटसन। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है,
निम्नलिखित किरण युग्मों में से कौन सी प्रकृति में विद्युत चुंबकीय किरण है आपसे, यानी कि इसमें आपसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी हैं आपसे पूछा गया है। तो मैंने आपको पीछे के स्लाइड में बताया था कि कौन कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर दे रहा हूँ। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे, ये सभी आपके विद्युत चुंबकीय तरंग के प्रकार हैं। तो ये तरंगे आपको याद रखनी है। तो दिए गए ऑप्शन की अगर हम बात करें तो इसमें से आपकी जो एक्स किरणें हैं और गामा किरणें हैं, यानी कि ऑप्शन डी एक्स किरणें, गामा किरणें, ये दोनों आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रकार हैं। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। एक्स किरणें, गामा किरणों के अलावा कौन कौन सी किरणें और मैंने आपको बताई थी, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड वेव, माइक्रोवेव और रेडियो वेव, ये सभी आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रकार हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, ध्वनि तरंगों की चाल सर्वाधिक किसमें आपसे पूछा गया है। तो दिए गए ऑप्शंस में से ध्वनि तरंगों की जो चाल है वो सर्वाधिक किसमें होगी। तो दिए गए 4 ऑप्शंस में से ध्वनि तरंगों की चाल जो है सर्वाधिक आपकी एल्युमिनियम में होगी, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी है यहाँ पे बिल्कुल सही है। एल्युमिनियम में ध्वनि तरंगों की जो चाल है वह सर्वाधिक देखने को मिलेगी दिए गए 4 ऑप्शंस में से। ऑप्शन आपका ए, ऑप्शन जो आपका डी है यहाँ पे बिल्कुल सही है। तथा इसमें से जो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से चारों में से सबसे कम चाल आपकी वायु में होगी ध्वनि की, तथा सबसे अधिक आपकी होगी एल्युमिनियम में। तथा आपकी जो ध्वनि है, ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। ये निर्वात या शून्य में जो है संचरण नहीं कर सकते हैं आपकी ध्वनि तरंगे, तो इसे भी आप याद रखिएगा। ध्वनि किरणों में से सर्वाधिक ऊर्जा किसमें होती है आपसे पूछा गया है। तो बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, तो ये फिगर आप याद कर लीजिएगा। इस फिगर में ही सब कुछ आपको मिल जाएगा जवाब। तो सबसे अधिक ऊर्जा आपको मिलेगी गामा रेज में और सबसे कम ऊर्जा आपको मिलेगी रेडियो वेव्स में। तो आप इसे याद रखिएगा। गामा रेज के बाद मतलब इस क्रम अगर हम रेडियो वेव्स से अगर हम बढ़ते हैं, रेडियो वेव से माइक्रोवेव की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, तो इसमें से जो है आपका जो क्या बोलते हैं एनर्जी, जो एनर्जी का लेवल बढ़ता है, यानी कि रेडियो वेव में सबसे कम एनर्जी होती है। तो आप इसे याद रखिएगा। और गामा रेज में जो है सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। तथा आपकी जो रेडियो वेव्स होती हैं इनकी वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है। आप याद रखिएगा, जो आपकी रेडियो वेव्स होती हैं उनकी जो तरंग दैर्घ्य है वो सर्वाधिक होती है, परंतु फ्रीक्वेंसी लो होती है और एनर्जी लो होती है। तो आप इसे याद रखिएगा। जैसे जैसे हम रेडियो वेव से गामा किरणों की तरफ बढ़ते जाएंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो वेवलेंथ वो घट रही है, लेकिन एनर्जी और फ्रीक्वेंसी जो है बढ़ती जा रही है। तो गामा किरणों की फ्रीक्वेंसी जो है सर्वाधिक होती है और गामा किरणों की जो एनर्जी होती है सर्वाधिक होती है। तो आप इसे याद रखिएगा। गामा किरणें इसमें पहले नंबर पर आती हैं। गामा किरणों में सर्वाधिक एनर्जी होती है। उसके बाद एक्स किरणों की बारी आती है। एक्स किरणें इसमें दूसरे नंबर पर आती है, यानी कि दूसरे नंबर पर सर्वाधिक एनर्जी आपको देखने को मिलेगी गामा रेज मतलब एक्स रेज में। उसके बाद जो अल्ट्रा वायलेट किरणें होती हैं उनमें जो है तीसरे नंबर पर जो एनर्जी का लेवल होता है। तब इसे याद रखिएगा। तो ये जो फिगर मैंने आपके सामने एक पिक्चर प्रस्तुत किया हुआ है, इस पिक्चर को आप एक बार देख लीजिएगा। इस पिक्चर से आपको एकदम क्लियरिटी हो जाएगी। तो ध्वनि किरणों में से सर्वाधिक यहाँ पे ध्वनि किरणें नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे सभी जो किरणें आपके सामने दी गई हैं, किरणें आपकी कौन सी हैं, ये किरणें आपकी हैं विद्युत चुंबकीय किरणें। तो ये सभी आपकी विद्युत चुंबकीय किरणें हैं। तो सर्वाधिक ऊर्जा आपको इसमें से मिलेगी किसमें, तो गामा किरणों में। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और मानव कानों के लिए जो सुग्राही आवृत्ति वाली ध्वनि है वह कौन सी होती है। यानी कि हमारे जो कान है किस आवृत्ति तक की ध्वनि को सुन सकते हैं। तो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के मध्य की जो आवृत्ति वाली ध्वनि होती हैं उनको हम एकदम अच्छे से सुन सकते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के मध्य की ध्वनि को मानव कान एकदम अच्छे से सुन सकता है। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला प्रश्न आप हमारा है, पराश्रव्य तरंगों का उपयोग आपसे पूछा गया कहाँ कहाँ पर होता है। तो जो आपकी पराश्रव्य तरंगें होती हैं यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं, इनका जो इस्तेमाल है अल्ट्रासाउंड में किया जाता है। इसके अलावा सोनार तकनीक में किया जाता है। इसके अलावा जो चमगादड़ होते हैं रात में अल्ट्रासोनिक वेव्स की वजह से ही मदद से ही उड़ पाते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, यानी कि उपयुक्त सभी में पराश्रव्य तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा आप याद रखिएगा 20 हर्ट्ज से नीचे की जो ध्वनि होती है, 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि को हम अपश्रव्य ध्वनियाँ कहते हैं, अपश्रव्य ध्वनि कहते हैं। तो इसे भी आप याद रखिएगा, 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनियों को हम अपश्रव्य ध्वनि कहते हैं। और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो ध्वनियाँ होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, तो इनको हम कहते हैं पराश्रव्य ध्वनियाँ। तो इसे भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने टोटल 18 इंपॉर्टेंट MCQs को डिस्कस किया है जो कि तरंग गति के टॉपिक से रिलेटेड थे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।